हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार सिंह एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ भारत का संविधान पार्ट 3 लेकर। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लाभान्वित हों और भी लोग लाभान्वित हों और हमको इससे प्रेरणा मिलती है। तो अब जो है, कल मैंने बात की थी भाग 5 की और इसमें मैंने 52 से 151 आर्टिकल्स हैं ये बात बताई थी। इसके अलावा कल मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 2 विषय कंप्लीट किए थे। तो आज हम उसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 अपने आप में बहुत ही रोचक और बहुत ही आवश्यक अनुच्छेद है। और इस आर्टिकल में क्या बताया जाता है कि राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी व्यक्ति को, जो कि दोष सिद्ध हो चुका है किसी कोर्ट से, इसके बावजूद उसे क्षमा कर सकता है। वो किन किन रूप में सजा को क्षमा कर सकता है तो देख लीजिए। एक रूप है निलंबन, सजा को निलंबित कर देना। एक रूप है परिहार, सजा को पूरी तरीके से मुआफी कर देना। और एक रूप है लघुकरण। लघुकरण का अभिप्राय है कि सजा को कम कर देना। किसी को सपोज करो 10 साल की सजा हुई है तो उसको 2 साल कर दे, इस तरीके से। एक रूप है प्रविलंबन, उसको लेट कर दे। एक है उस पर विराम, कुछ समय के लिए उस पर विराम लगा दे। ये सारी चीजें हैं। निलंबन में समय नहीं बताया जाएगा, लेकिन ये जो विराम है इसमें समय बता दिया जाता है कि इतने समय बाद इनकी ये सजा प्रारंभ होगी। मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बताना चाहूंगा कि यह एकमात्र एक व्यक्ति के पास इस तरीके की पावर दी गई है और वो कौन व्यक्ति है? राष्ट्रपति। लेकिन आपको ये तो पता ही है, अभी मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा कि राष्ट्रपति के पास दरअसल ये जो है इस प्रकार का रिकमेंडेशन की शक्ति वास्तव में देखा जाए तो नहीं होती, क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति की कोई भी शक्ति है वो किसके पास, असलियत में किसके पास होती है? कैबिनेट के पास। तो यहां पर भी असलियत में वह शक्ति किसके पास है? कैबिनेट के पास। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा इससे संबंधित ही, और वह यह कि ऐसी ही एक शक्ति भारत के संविधान ने राज्य की कार्यपालिका को या राज्यपाल को दे रखी है। और राज्यपाल भी इस तरीके से क्षमादान कर सकता है। केवल अंतर इतना है कि राज्यपाल एक तो सेना विषयक मामलों में क्षमादान नहीं कर सकता, और दूसरी बात राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जिसको मृत्युदंड मिला है तो मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। मृत्युदंड वाले सारे मामले कौन डील करता है? राष्ट्रपति डील करता है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा इसी के साथ। राष्ट्रपति भारत के जितने भी कोर्ट्स हैं, चाहे कहीं का छोटा कोर्ट हो, चाहे बड़ा कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, और या फिर सेना विषयक कोर्ट मार्शल जिनका किया जाता है तो उनका वाला कोर्ट हो, इन सभी के मामलों में राष्ट्रपति ये सारी व्यवस्थाएं कर सकता है। इन सभी के मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है। किंतु राज्यपाल को, जैसा कि मैंने बताया, मृत्युदंड और सेना विषयक मामलों में क्षमा करने का अधिकार नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहां आते हैं आर्टिकल 73। आर्टिकल 73 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला आप याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार इसमें आता है। और इसमें ये कहा जाता है कि संसद कानून बनाकर या संसद जो है अपने द्वारा जब चाहे तो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कर सकता है। और कैसे करेगा? तो विधि बनाकर करेगा। तो ये एक सामान्य सी बात है और इससे संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। ये और ये 2 आर्टिकल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनको याद करना, इनको याद रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो आर्टिकल हैं जो मोदी साहब को इतना शक्तिशाली बनाते हैं। और यही वो आर्टिकल हैं जो कि राष्ट्रपति के अधिकारों को
उनके अधिकारों की कटौती करते हैं, उनके अधिकारों का इंक्रोचमेंट करते हैं। देखिए जरा क्या है वो। एक है आर्टिकल 74। अब 74 में दिया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। तो एक तो ये दिया है, और ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा, मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा। तो मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कार्य करेगी। तो यानी उसका मुखिया कौन हो गया, प्रधानमंत्री। और मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह होगी उस सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है। अच्छा, इसका काम क्या होगा, मंत्रिपरिषद का काम होगा सलाह देना। किसको सलाह दे, राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार काम करेगा। हाँ, ये बात अलग है कि राष्ट्रपति यदि चाहे तो उस सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेज सकता है, ठीक है ना। लेकिन यदि पुनर्विचार के बाद भी मंत्रिपरिषद के द्वारा वही सलाह या उसमें संशोधित करके कुछ अन्य सलाह राष्ट्रपति को भेज दी गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सलाह को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा, मानने के लिए विवश हो जाएगा। ये याद रखिए, ये इस वाले में कहा गया है। मैं आपको बता दूं, पहले ये प्रोविजन नहीं था, बाद में ये प्रोविजन करवा दिया गया कि वो विवश है, वो सलाह माने, इसके लिए वो विवश है, और एक बार केवल वो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, इसके बाद नहीं भेज सकता। फिर एक चीज और यहाँ पर है इसी वाले में, और वो है न्यायालय की भूमिका। देखिए, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी, इस बारे में कोई भी न्यायालय जानकारी प्राप्त नहीं कर सकेगा, एक बात, और दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा, और ये भी नहीं पूछ सकेगा कि क्या राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने कोई सलाह दी अथवा नहीं दी। यानी यहां पर न्यायालय की भूमिका शून्य है। न्यायालय न तो इंटरवीन कर सकेगा, न तो इंटरफेयर कर सकेगा, और न कोई बात कह सकेगा कि उन्होंने सलाह यदि दी तो क्या दी। इस संबंध में कोई बात ही नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं हो सकती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि न्यायालय का इंटरफेरेंस कार्यपालिका में इस आर्टिकल के द्वारा शून्य हो जाता है। यानी मंत्रिपरिषद अपने आप में न्यायालय की परिधि से बाहर हो जाता है, सलाह देने के मामले में कम से कम। फिर आगे बात करते हैं, और अगली बात है आर्टिकल 75। ये आर्टिकल 75 जो मंत्रिपरिषद होगी, उस मंत्रिपरिषद में कौन कौन मंत्री होंगे और उनकी अर्हता और उन सभी के बारे में क्या क्या उपबंध होंगे, वो सारे उपबंध कहां पर दिए हुए हैं, आर्टिकल 75 में दिए हुए हैं। तो एक बात क्लियर हो गई। 74 में पहली है कि मंत्रिपरिषद की संरचना क्या होगी और मंत्रिपरिषद क्या काम करेगा, और 75 में है कि मंत्री जो बनेंगे वो उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनकी कुल मैक्सिमम संख्या यानी अधिकतम संख्या क्या होगी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो होंगे। ये सारी बातें जो लिखी हैं वो आर्टिकल 75 में लिखी हैं। जरा एक एक करके इनको देखते हैं। तो देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति, सबसे पहली बात, जब भी कभी आपसे कोई ऐसा सवाल आए, भारत में यदि वह एक ही होता हो, एक ही का अभिप्राय मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कितने होते हैं, एक ही होता है। ऐसे ही अगर पूछा जाए कोई भी मंत्री है, तो मंत्रियों की वैसे तो संख्या अलग अलग होती है, लेकिन पोर्टफोलियो के आधार पर देखें तो मंत्री एक मंत्रालय में एक ही होता है। तो ये भी, और इसके साथ साथ जितने भी आपके जजेस हैं, इसके साथ साथ जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जैसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या इलेक्शन कमिश्नर, ये सारे चूंकि एक ही होते हैं, तो ऐसे में मैं इलेक्शन कमिश्नर के लिए मैं कहूँगा मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसकी बात। तो ऐसे में वो सारे की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और यहाँ पर एक शब्द और दिया होता है, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर से तथा अपनी सील द्वारा
इनको नियुक्त करेगा। तो एक बात समझ में आ गई, यानी मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राष्ट्रपति के द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी। और दूसरी बात आती है कि मंत्रियों की कुल संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि गठबंधन की सरकार बनती थी और उसमें हर किसी को मंत्री बनना होता था। हर कोई चाहता था कि मंत्री बन जाए, भले ही अकेला ही सांसद है तो भी मंत्री बनने की कोशिश करता था। हमारे यहाँ तो ऐसी कंडीशन भी हुई है कि मधु कोड़ा जो निर्दलीय था वो तक मुख्यमंत्री बना। तो इस तरीके की भी स्थितियां रही हैं। तो इसमें कुल संख्या नियत कर दी गई, और वह कुल संख्या वर्तमान समय पर क्या है देखिए जरा। लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे, लोकसभा के कुल सदस्य जितने भी हैं उनका 15%, इससे अधिक ना हो, उनका 15%, मात्र 15% जो है। जैसे वर्तमान समय पर अगर हम बात करें तो 545 ये लोकसभा की कुल संख्या है। तो 545 गुणा 15/100 ये जो आ जाएगी, ये संख्या ही अधिकतम संख्या मंत्रियों की हो सकती है, और ये प्रधानमंत्री को मिलाकर होगी। इसी तरीके से हर एक राज्य में भी यही व्यवस्था लागू है। हर एक राज्य में 15% हो सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें ये संख्या और भी कम है, जैसे कि दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में व्यवस्था की गई है कि वहां पर 15% नहीं होगी बल्कि 10% होगी। तो ये क्योंकि वहां पर 70 ही विधायक होते हैं, तो 70 विधायक में अगर 15% हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए वहां पर क्या किया गया, 10% की व्यवस्था रखी गई। तो एक तो ये चीज हो गई कि कुल संख्या मंत्रियों की कितनी होगी, तो वह कुल संख्या कितनी होती है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। मैं राज्यसभा की बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको ध्यान रखिएगा, लोकसभा की बात हो रही है। फिर अगली बात, मंत्री जो है, एक और बात मैं बताना यहां पर भूल गया हूं नियुक्ति के बारे में। देखिए यहां पर एक लाइन लिखी हुई है और वह यह लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, एक बात, और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी। अब इसमें एक प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे, प्रधानमंत्री कौन होगा? तो प्रधानमंत्री संसद में या लोकसभा में, मुझे कहना चाहिए संसद नहीं बल्कि लोकसभा में, जो बहुमत दल का नेता, जो जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिलती हैं और जिसके पास बहुमत हो, अमूमन जिसके पास बहुमत हो, उस दल का नेता को जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। लेकिन यदि गठबंधन जैसी स्थिति नहीं है और किसी भी पार्टी को सपोज करो पावर नहीं मिली, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति है कि वह किसी भी पार्टी को, और वहां पर यह नहीं लिखा है कि जो सबसे ज्यादा वाली हो या जो इसके बनने के चांसेस हो, ऐसा कुछ भी नहीं उल्लिखित है। वहां पर केवल एक है कि राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन उसका अधिकार है कि वह उनमें से किसी भी एक पार्टी को बुलाए और उससे कहे कि आप जो है प्रधानमंत्री बनिए और आप अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। तो ये व्यवस्था भी यहाँ पर नियुक्ति के बारे में है। अगली बात आती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ये जो मंत्री होंगे, ये कितनी अवधि तक मंत्री बने रह सकने के लिए सक्षम है? तो जान लीजिएगा, समस्त मंत्री जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मंत्री बने रह सकते हैं। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का अभिप्राय क्या है? राष्ट्रपति दरअसल मंत्री परिषद की सलाह से चलता है, इसलिए असलियत में देखा जाए तो मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत ये होंगे। और एक बात और भी है कि मंत्री परिषद का मुखिया है प्रधानमंत्री, तो अमूमन देखा जाए तो मनमोहन सिंह जी को अगर छोड़ दें तो बाकी प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री परिषद पर अपनी पकड़ बनाए होते हैं। तो असलियत में देखा जाए तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत कोई मंत्री काम करता है, लेकिन ये मैं उस तरीके से नहीं कह सकता हूं। अगर प्रश्न आता है तो प्रश्न में आप लगाएंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो इतना बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। अगली बात एक पूछी जाती है कि जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे? तो जान लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है और इसका उत्तर है लोकसभा के प्रति। जान लीजिएगा, जितने भी मंत्री होते हैं, चाहे वो मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो
चाहे वो मंत्री लोकसभा का सदस्य हो और चाहे वो सदस्य अभी तक न बना हो, संसद का सदस्य अभी तक न बना हो, क्योंकि आपको पता है आगे मैं बताऊंगा कि 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है, यानी एक कॉमन मैन को भी अगर मोदी चाहें तो मंत्री बना सकते हैं और 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी बनना जरूरी है। अगर वो 6 महीने के अंदर अंदर एमपी नहीं बन पाएगा तब वह मंत्री बना नहीं रह सकता, लेकिन वैसे तो बन ही सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वह चाहे वो राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो और चाहे वो किसी भी सभा का सदस्य न हो, इसके बावजूद उसका उत्तरदायित्व जो है, उसकी जिम्मेदारी जो है, वह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, वो किसके प्रति है? लोकसभा के प्रति। एक और सवाल पूछा जाता है और वह सवाल कई बार इस रूप में पूछा जाता है कि मंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी तो लोकसभा के प्रति होती है, लेकिन मंत्री की व्यक्तिगत जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो जब व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात कही जाए तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति होती है। इसको याद रखिएगा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी राष्ट्रपति के प्रति है, लेकिन सामूहिक जिम्मेदारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति है। और इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझिए। अगर एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से कुछ निर्णय गलत कर दे तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको हटा देगा क्योंकि उसने गलत निर्णय किया है। ये एक बात हो गई, इसको कहते हैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी। और लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का क्या अभिप्राय है, इसको जरा समझिए। देखिए, यदि किसी भी एक मंत्री के खिलाफ, एक मंत्री ही के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आए और बहुमत से वो पास हो जाए, अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ यानी एक मंत्री के कृत्य के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया लोकसभा में और वह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो पूरी सरकार गिर जाएगी। पूरी सरकार गिर जाएगी। इसका अभिप्राय क्या है कि सरकार को बोले कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसको कहते हैं लोकसभा के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी। या मैं एक और तरीके से इसको समझाना चाहूंगा, यदि एक मंत्री किसी भी डिपार्टमेंट में, सपोज करो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एक मंत्री हैं और उन्होंने कोई निर्णय लिया है, तो उस निर्णय को मोदी की गवर्नमेंट यह कहकर खारिज नहीं कर सकती कि यह तो निर्णय किसी मंत्री विशेष का था, ऐसा नहीं कह सकती। मोदी को यह मानना पड़ेगा कि यह निर्णय हम सब लोगों ने मिलकर लिया, सामूहिक रूप से लिया। कोई एक मंत्री कभी कोई निर्णय नहीं लेता। जो भी मंत्री का निर्णय होता है उसको मंत्रिपरिषद का निर्णय, या मैं कहूंगा कि वह पूरी सरकार का निर्णय माना जाता है। इसीलिए जब उसको जवाबदेही देनी होगी, जब उसको जवाब देना होगा, तो वो मंत्री कहां जवाब देगा? लोकसभा में, लोकसभा के पटल पर जवाब देगा। और यदि लोकसभा उससे असंतुष्ट हुई, उसके कृत्य से असंतुष्ट हुई, तो लोकसभा उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है और पूरी सरकार गिर जाएगी। तो ये है सामूहिक जिम्मेदारी का भाव। एक बात और यहीं पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि मंत्री यह कहकर बचना चाहे कि ये तो हमारा निर्णय नहीं था, ये किसी अधिकारी का निर्णय था, तो भी वो बच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारे अधिकारी उस मंत्री के अंडर में काम करते हैं। तो कोई भी अधिकारी ने यदि कोई भी निर्णय लिया, भले ही उसकी जानकारी में हो न हो, लेकिन उस निर्णय के लिए भी अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि मंत्री ही जिम्मेदार माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये बात मैं बता ही चुका हूं। हाँ, एक चीज और है, शपथ। मंत्री जो है, थर्ड शेड्यूल आर्टिकल का, वो संविधान का थर्ड शेड्यूल जो है, तीसरी अनुसूची है, उसमें शपथ, सारे लोगों की शपथ का प्रारूप क्या होगा, ये हमारी तीसरी अनुसूची में उल्लिखित है। और उसके अनुसार मंत्री जो है अपने पद की और गोपनीयता की शपथ लेता है। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड शेड्यूल हमारे संविधान में है। उस सेकेंड शेड्यूल में देखिए, सेकेंड शेड्यूल में सभी के वेतन भत्ते का उल्लेख है। तो यहाँ पर भी मंत्रियों के वेतन भत्ते का उल्लेख सेकेंड शेड्यूल में यानी दूसरी अनुसूची में है। तो ये याद रखिएगा, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते हैं, उसके बाद वो लोग शपथ लेते हैं। पहले वेतन लेते हैं, बाद में शपथ लेते हैं। इसको इस तरीके से याद रखिएगा। तो इस तरीके से ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है और अब हम लोग आगे पार्ट 4 की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।